Good morning, student. Today we are going to study about the decennial settlement. Lord Cornwallis also made an attempt to reform revenue department. In 1790, 10-year settlement was made with the zamindar. The zamindar was recognized as the owner of the land. He was required to pay annual revenue to the state on the basis of 89% of the rental. The old committee of revenue was renamed as a board of revenue. In 1793, the decennial settlement was declared permanent and came to be known as Permanent Settlement of Bengal. The zamindar had to pay 89% of his collection as revenue to the state, and this amount was fixed forever. It was not to be increased in the future. The zamindar could keep 11% of the collection as his ऑन शेयर. ये सेटलमेंट कॉन्टिनेंटल सेटलमेंट के बाद एक अटेम्प्ट था लॉर्ड कॉर्नवालिस के ज़रिए इन 1790 में, और ये 10 ईयर का एग्रीमेंट था ज़मींदार के साथ. ज़मींदार को इस सिस्टम में ऑनर बना दिया गया था लैंड का, और उनको एनुअल रिवेन्यू देना था ईस्ट इंडिया कंपनी को लैंड पे, और ये रिवेन्यू कितना 89% देना था. और इसको एक नया नाम दिया गया था बोर्ड ऑफ रिवेन्यू. और ये 1793 में इस सेटलमेंट को परमानेंट सेटलमेंट ऑफ बंगाल घोषित कर दिया गया था. और इस सेटलमेंट में 89% ऑफ हिज कलेक्शन, ज़मींदार का 89% जो कलेक्शन है वो ईस्ट इंडिया कंपनी को पे करना है. बाकी 11% जो कलेक्शन है वो अपने पास रखे, और ये फिक्स्ड कर दिया गया था. ना ये बढ़ेगा ना ही ये घटेगा. It was assumed that this settlement would ensure a fixed and permanent income of the state irrespective of the produce. It also saved the government expenditure on annual assessment. The British also felt that this settlement would increase agriculture production and thus make the zamindar more rich. As the state demand of revenue was fixed, the zamindar would invest more on his land to make it fertile, to increase production and earn more profit. By solving the problem of revenue permanently, the British could also focus on other activities such as education. ये सेटलमेंट आने के बाद एज्यूम किया गया कि अब कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी रिवेन्यू सेटलमेंट में, ठीक है. और इससे जो फिक्स्ड अमाउंट है 89% वो एनुअल पे आता रहेगा, और जो एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट के हैं वो फुलफिल होते रहेंगे. ब्रिटिशर को भी इस सेटलमेंट से ये लगने लगा कि एग्रीकल्चर इससे बढ़ेगा और ज़मींदार इससे मोर रिच हो पाएंगे. जो डिमांड थी रिवेन्यू फिक्स करने की वो इससे कंप्लीट हो जाएगी, और ज़मींदार को जो 11% जो कलेक्शन था उनका, उसमें से वो अपने लैंड पे खर्च करेंगे, उसको मोर फर्टाइल करेंगे ताकि प्रोडक्शन ज़्यादा हो सके और वो ज़्यादा प्रॉफिट कमा सके. इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद ब्रिटिश दूसरी चीज़ों पे ध्यान देने लगे, जैसे एजुकेशन को बढ़ाना. दिस सेटलमेंट हाउएवर हैड इट्स ऑन प्रॉब्लम. इस सेटलमेंट के अपने ही एक प्रॉब्लम थी. इट इज़ सेड दैट इट क्रिएटेड फेडरलिज्म एट द टॉप एंड सर्वडम एट द बॉटम. इसने कंपनी और ज़मींदार को भी प्रॉब्लम दी थी, और जो फार्मर्स थे, पीजेंट थे, उनको भी अब प्रॉब्लम्स थी इस सिस्टम से. क्योंकि जब ज़मींदार लैंड पे फर्टाइल ही नहीं करेंगे, इंक्रीज़ ही नहीं होगा कुछ, और उनको इतना कम प्रॉफिट में नहीं प्रोडक्शन हो पा रहा था और नहीं उनको मिल पा रहा था, तो वो ईस्ट इंडिया कंपनी को कैसे पे करेंगे. और उनको जो 89% था वो बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट था, ठीक है. और जो फार्मर थे उनकी तो लाइफ स्टाइल ही ज़मींदार से जुड़ी हुई थी, ठीक है. इट प्रूव टू बी फाइनेंशियल डिज़ास्टर ऑफ द कंपनी. इससे प्रूव्ड हो गया ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ. एन इंक्रीज इन प्रोडक्शन वॉज नो बेनिफिट ऑफ द
कंपनी का कोई बेनिफिट नहीं है प्रोडक्शन इंक्रीज को बढ़ाने के लिए, क्योंकि 89% तो उन्होंने फिक्स कर रखा था और ज़मींदार जो थे उनको 11% तो मिल ही रहा था, और वो लैंड पे खर्चा नहीं कर रहे थे, तो वो तो रीच पे रीच हुए जा रहे थे और कंपनी को तो कुछ मिल ही नहीं रहा था और ना ही फार्मर को इससे कोई फ़ायदा हो रहा था। इन कंडीशंस ऑफ फेमेंस और फेलियर ऑफ मानसून भी नहीं आया था और फार्मर भी नहीं थे, ठीक है, काम करने के लिए। ज़मींदार फेल्ड हो गए थे पे करने से रिवेन्यू, किसको? ईस्ट इंडिया कंपनी को। द स्टेट डिमांड वॉज वेरी हाई, जो डिमांड थी स्टेट की वो या कंपनी की मान लो वो बहुत ज़्यादा थी और ज़मींदार इससे मना कर रहे थे, नहीं कंप्लीट कर पा रहे थे, ठीक है। तो इसलिए वो जो सिस्टम था, जो ज़मींदार को जितने भी राइट्स दिए गए थे वो उसके अगर वो नहीं दे पाते, रिवेन्यू नहीं कंपनी को दे पाते, तो ये सारे राइट्स है वो छीन लिए जाते थे और दूसरे ज़मींदार को दे दिए जाते थे। इससे एक डर पैदा हो गया था कि ना ही कोई ज़मींदार ज़मीन पे काम करना चाहता था और ना ही वो रिवेन्यू दे पाता था, ठीक है। इट वॉज द पीजेंट हु सफ़र द मोस्ट फ्रॉम दिस सिस्टम, फार्मर जो थे जो सर्व करते थे वो बहुत ज़्यादा इससे परेशान थे। They were totally dependent on the ज़मींदार for their living. Their property, the right were surrendered with the ज़मींदार, क्योंकि उनकी लाइफ जो थी वो सारी की सारी ज़मींदार से बनी थी। चाहे क्रॉप उत्पादन हो चाहे क्रॉप उत्पादन ना हो, उनको रिवेन्यू पे करना ही करना है। और द पोजीशन ऑफ द पीजेंट, उनकी पोजीशन कैसी हो गई थी? एक सर्व की जैसी हो गई थी। द परमानेंट सेटलमेंट वॉज मेड इन बंगाल, ये जो डेसिडेंटल सेटलमेंट है वो बंगाल में बनाया गया था, बिहार में बनाया गया था, उड़ीसा में बनाया गया था और कुछ पार्ट यूपी में और नॉर्थ कर्नाटका में, और 19% इन्होंने ब्रिटिश का ओन कर लिया था। दैट्स इट स्टूडेंट, रीड इट केयरफुली। 7 मिनट।